तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन जो आज के क्लास के लिए थोड़ा सा जरूरी है। हम लोग सीख रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एंड हमने सीखा था कि परफॉर्मेंस जो है भैया वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के परफॉर्मेंस क्या क्या होता है। एक तो भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां पे असल में काम हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जहां कोशिश कर रहे हैं हम कि हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पूछे कि कौन कौन कर सकता है परफॉर्म, तो पता चला प्रॉमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी, जॉइंट प्रॉमिसर। ठीक है, पाल, टीजे, ये लोग कर सकते हैं। कौन कौन? प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पर्सन, जॉइंट प्रॉमिसर। यहां तक हम लोग सीखे थे एंड आज हम लोग शुरू करेंगे आगे। अभी मेरा कुछ बात को ना बड़े ध्यान से सुनो। हम जो भी एग्जाम्पल क्लास में पढ़ाते हैं, अगर तुम लोग उसको रफली नोट डाउन करें कॉपी में, तो क्या होगा कि एग्जाम टाइम जब मेरा एग्जाम्पल देखेगा और उसको पढ़ेगा, ज्यादा रिलेशन मिलेगा, ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेगा। तुमको फिर सिर्फ दिमाग में उसका इंग्लिश याद करना। बट अगर एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा ना, तो इंग्लिश याद करना होगा, समझना होगा और रटना होगा, काम थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम लोग कॉपी में लिखेंगे, नया कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, आई रिकमेंड मिनिमम 3 डिफरेंट कलर ऑफ पेन यूज करने। 3 डिफरेंट कलर ऑफ पेन, ब्लैक, ब्लू, रेड। चाहो तो और भी कलर के पेन को यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, बट मिनिमम 3 अलग अलग कलर का पेन खरीद लेना। प्लस एक हाइलाइटर रखना, जिसका काम तुम लोग को किताब से जब पढ़ेगा ना, तब इंपॉर्टेंट वर्ड और पॉइंट को हाईलाइट करने में काम आएगा। ठीक है, अभी ये नहीं हाइलाइटर खरीद ले तो पूरा किताब को ग्रीन कलर कर दे। खाली इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट किया जाता है किताब में। इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ये भी तुम लोग धीरे धीरे सीख जाएगा। नोट्स बनाने के लिए भैया 3 अलग अलग कलर का पेन होना चाहिए, प्लस एक पेंसिल होना चाहिए। जितना भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसको पेंसिल से तुम लोग बनाएगा। ठीक है, ओके। तो फ्रेश पेज में लिखो इंडियन को। अच्छा, तुम लोग को हम एक कॉन्सेप्ट लिखाई थे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बट अब हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज नहीं चले, अब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम तुम लोग आज पढ़ाने वाले हैं, सबको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, appropriation of payment, section 59 to 60। appropriation of payment, section 59 to 60। ठीक है, सेक्शन 59 से सेक्शन 61 जो है वो डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। भैया अप्रोप्रिएशन मतलब, अप्रोप्रिएशन का मतलब, अप्रोप्रिएशन मींस एडजस्ट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अरे याद है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे आप, है ना? उसमें क्या होता था भैया, जो प्रॉफिट बचता था उसको पार्टनर में डिवाइड करते थे, एडजस्ट करते थे, बांट देते थे। अप्रोप्रिएशन मतलब होता है एकदम लोड नहीं लेना। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल तुम लोग को समझाते जाएंगे, तुम लोग दिमाग में नोट डाउन करते जाओ। अपना एग्जाम्पल में 2 पार्टी है, एग्जाम्पल में 2 पार्टी है। एक पार्टी का नाम है, किसी का माइक
चेक करो तो सबका माइक बंद है ना, आलोक का खुला था, चल ठीक है। दो पार्टी है, आउट ऑफ देम एक पार्टी जो है वो उधार लेता है। उधार लेने वालों को क्या बोलते हैं? बोरोवर। उधार देने वालों को क्या बोलते हैं? लेंडर। ठीक है, जो उधार लिया वो था हमारा किसान, जय जवान जय किसान, फार्मर। पहले क्या होता था, फार्मर लोग के पास पैसा नहीं होता तो वो जाते थे जमींदार के पास और बोलते थे कि मालिक कुछ पैसा उधार दीजिए। और ऐसा अक्सर होता था, एक लोग से पैसा उधार लेता था और किस्त के साथ विथ इंटरेस्ट रिटर्न करता था। इसीलिए हम लोग सुनते हैं ना कि लाला मेरे माँ की कंगन वापस कर। लाला वॉज द जमींदार। ठीक है, लाला कौन था? जमींदार। अभी इनके बीच में पहले हम बना लेते फिर तुम लोग बनाना। अभी ध्यान दो, इनके बीच में टोटल में 3 ट्रांजैक्शन। जो फार्मर था वो 3 बार लोन लिया। लोन 1 2 3, 3 बार लोन लिया लगातार 3 साल, 2012, 2013, 2014। ठीक है, फार्मर उधार लिया। अभी लोन लेने के बाद नाउ टाइम फॉर रीपेमेंट, वापस पेमेंट देने का टाइम। अब क्या? अब क्या? तो 3 अलग अलग केस आया हमारे साथ। 3 अलग अलग केस आया। फार्मर को हम एफ लिखेंगे या फिर बोरोवर को बी लिखते हैं और जो पैसा दिया उसको एल लिखते हैं। दिस विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ। ठीक है, बोरोवर यानी कि जो पैसा लिया था, लेंडर जो कि पैसा दिया। रीपेमेंट का टाइम आया, किसान जमींदार को पैसा वापस कर। केस 1, केस 1 रीपेमेंट हो रहा है लेकिन विथ अप्रोप्रिएशन। विथ अप्रोप्रिएशन, विथ अप्रोप्रिएशन का मतलब 3 साल, मानो 3 साल हम अलग अलग अमाउंट का लोन लिए। एक साल 10,000, एक साल 12,000, एक साल 20,000, और हम इसको टोटल 50,000 का पेमेंट। तो जो लेंडर है, जो जमींदार है, वो हमसे पूछेगा ना फार्मर से, फार्मर फार्मर तुम 50,000 पेमेंट किया है, इसमें किस किस साल का पेमेंट है? समझो बात को, 2012 का कि 13 का कि 14 का, है ना? तो पहला केस है कि जब फार्मर दे रहा था ना पैसा, मालिक लीजिए पैसा, और मुंह खोल के बोल दिया कि ये 2013 और 14 का पैसा है, 12 का पैसा बाकी है। विथ अप्रोप्रिएशन, खुद से बता दिया कि कौन सा डेट था। ठीक है, ये बता दिया कौन सा डेट सेटल होगा। पहला केस। फिर आया दूसरा केस। दूसरा केस सेम कहानी, बोरोवर है, लेंडर है, बोरोवर लेंडर को रीपेमेंट। लेकिन जब बोरोवर पेमेंट किया तब अप्रोप्रिएट नहीं किया, विथआउट अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन नहीं किया। अभी कोई कॉपी मत करना, फंस जाएगा। ठीक है, हम जब पूरा बना लेंगे हम टाइम देंगे कॉपी करने का। बी जब रीपेमेंट किया तो बिना अप्रोप्रिएशन का, बिना ये बताए कि कौन सा डेट किसका है, दे दिया। देखो, केस 1 जो हम लोग देखे, अगर हम लोग सारे केसेस का रिजल्ट के बारे में सोचें, सारे केसेस का रिजल्ट के बारे में सोचें, तो केस 1 का रिजल्ट क्या आया? यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा था कि कब का पेमेंट होना चाहिए? चैट में बताओ तो, लेंडर या बोरोवर, कौन डिसाइड किया था केस 1 में?
कि भैया ये पेमेंट लास्ट का 2 साल का है, बरोबर किया था या फिर लेंडर बी या एल? वेरी गुड, ध्यान। प्रीत, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? बरोबर किया था ना, बरोबर बताया ना, फार्मर बताया ना कि साहब मालिक ये लास्ट 2 साल का पेमेंट है। तो जब खुद वो बता दे तो खुद डिसाइड कर दिया, डिसाइडेड बाय बरोवर, वो खुद डिसाइड कर दिया। बट दूसरा केस में जब बरोबर बताया नहीं कि किसका पेमेंट है, तो लेंडर क्या करेगा पता है? खुद डिसाइड करेगा। लेंडर बोलेगा, लेंडर विल डिसाइड, लेंडर बोलेगा देखो फार्मर तो हमको पैसा दे दिया, हम उससे पूछे कि भाई ये कब का पैसा है, वो कुछ बताया नहीं, तो एक काम करते हैं हम अपने डिसाइड कर लेते कि ये 13-14 का पैसा है। अब हम लेंडर को बोल देंगे कि फार्मर 13/2012 का पेमेंट, बस। ठीक है। केस 3 में क्या है? बोरोवर भी है, लेंडर भी है, सेम केस, बोरोवर रीपेमेंट। लेकिन यहां पर क्या हुआ? नो अप्रोप्रिएशन, नो अप्रोप्रिएशन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। ना बरोबर बताया कि कब कब का पेमेंट है, ना लेंडर सोचा कि कब कब का पेमेंट। अचानक से ये बात को लेकर लड़ाई हो गई, बरोबर बोला हम अभी का पेमेंट दिए हैं, लेंडर बोला नहीं तुम पेमेंट पहले का दिया है। ये लोग में मारपीट हुआ, मैटर कोर्ट में गया। तो कोर्ट में बोल दिया कि जब दोनों पार्टी डिसाइड नहीं कर पाता है, तीसरा केस, जब दोनों पार्टी डिसाइड नहीं कर पाता है तो प्रायोरिटी जो है वो टाइम को, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब सिंपली अमाउंट नहीं लिखना है, खाली समझना अमाउंट देखकर। मानो 2012 में 10,000 का पेमेंट, 2013 में 20,000 का पेमेंट था, 2014 में 40,000। ठीक है, ये जो है फार्म, ये पेमेंट किया है 25,000। पहला केस था फार्मर बता दिया मुंह खोल के, क्या बोलता है कि साहब 2014 में जो 40,000 रुपया लिए थे ना, उससे 25,000 काट दिए। ये केस 1, बरोबर डिसाइड कर। केस 2, बरोबर 25,000 दिया है, लेंडर डिसाइड किया कि काम करो हम 2013 का 20,000 काट देते हैं और 2014 में से 5,000 काट देते हैं, अब तुम हमको 2014 का 35,000 देना और 12 में जो 10,000 बाकी था वो दे। तीसरा दोनों कुछ नहीं बोला, तो कोर्ट क्या बोलेगा? फीफो मेथड। फीफो मतलब सबसे पहले कौन था? 2012, तो ये 10,000 कैंसिल, कितना बच रहा है? 15 में। अब ये 2013 में खर्च करो, मतलब जो सबसे पहले लोन लिए थे उसको सबसे पहले से। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस सेक्शन। आई एम गिविंग यू टाइम, तुम लोग नोट डाउन करते जाओ, किसी को कोई भी टाइप का डाउट हो मुझसे पूछो, फटाफट नोट डाउन करो। मानो हम नीचे स्क्रॉल कर दिए, किसी का छूट गया हो तो वो मेरे को रिमाइंड करा देना, ठीक है? छूट गया है 20 को। याद रखना, नोट्स प्रिपेयर करते टाइम तुमको बैठाना नहीं है राइटिंग, ऐसा नहीं है कि ये नोट्स का राइटिंग बैठाना है सुंदर से करना, नीट और क्लियर होना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए।
भैया फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एंड मेरा बात ध्यान से सुनो, ये फीफो हम लोग का चीट कोड है दिमाग में रखने के लिए। इसमें से याद कुछ नहीं करना है, खाली दिमाग में रखना है, याद करना किताब से। दोनों सीए और सीएमए का सेक्शन वाइज दिया रहता है, तुम लोग देखना आज पढ़ने बैठेगा जब, सेक्शन 59 to 61 इसी का होता है। सर वो प्रायोरिटी टाइम वाला बता दीजिएगा। क्या हुआ, ना बी ना बोरोवर ना लेंडर दोनों नहीं बता पा रहा है कि कब कब का पेमेंट, ठीक है। बोरोवर मानो 20,000 रुपया दे दिया, लेंडर ले लिया, लेकिन ये पेमेंट कब का है, 2012 का 13। सर वो समझ में आ गया, ये जो आपने शॉर्टकट लिखा है वो सर्कल में फीफो। फीफो मतलब वही तो बता रहा हूँ कि जो पेमेंट किया अब वो किस में करें, तो सबसे पहला सिंपल कोड बोला कि भाई जो लोन सबसे पहले लिया था 2012 में उसको क्लियर करो, पैसा बच रहा है चलो अगला साल वालों में एडजस्ट, अभी भी बच रहा है चलो अगला साल वालों में एडजस्ट, जितना पहला लोन उसको पहले सेट, ये कोड का कहना है। ओके, इसी चीज को हम लोग एक बार फटाफट किताब से रीड करते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ सर इससे पहले वाला पढ़ा दिए क्या? नहीं सब पढ़ेंगे, लोड मत। द लैटिन मैक्सिम इज, गलती मत करना इसका लैटिन मैक्सिम याद करने का, तुम लोग देख सकता है क्या है, क्विक क्विट सॉल्वितुर सॉल्वितुर सेक उंदुम ओदुम सॉल्वेंटिस। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम लोग इसको याद करने जाओ, लेकिन ये बोलना क्या चाहता है सिंपल वो समझो। वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ पार्टी। जो भी पेमेंट होता है, पेमेंट करने वाला जो पार्टी है, हमारे केस में बोरोइंग, उसके इरादे के हिसाब से होता है केस वन, कि भाई क्या चाहता है तुम। केस वन बोरोवर डिसाइड, जो पेमेंट कर रहा है बोरोवर ना पेमेंट करेगा रीपेमेंट, तो वो डिसाइड। क्रेडिटर को शांति से एक्सेप्ट करना होगा, बोरोवर बोल दिया कि 2012 का पेमेंट तो 2012 का। द डेटर यानी कि पैसा दें जिसको दिए इज एंटाइटल्ड टू मेक द अप्रोप्रिएशन ऑफ बोरोवर। अगर डेटर कुछ नहीं किया है तो क्रेडिटर अप्रोप्रिएट कर सकता है, अगर दोनों नहीं किया है तो पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। दिस इज द लैंग्वेज दैट दे आर डिमांडिंग इन एग्जाम, ठीक है। दिस इज द लैंग्वेज दैट दे आर डिमांडिंग इन एग्जाम। सीए वालों का पूरा क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब बैठ के आंसर सुंदर से लिखना होगा। आंसर कैसे लिखते हैं ये कला है, जिसके ऊपर हम अलग से एक क्लास लेंगे, फुल एक क्लास ये सब चीज के ऊपर, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सीएमए वाला का इस बार तो एमसीक्यू है, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम फिर से हो जाएगा कि कुछ ट्रू फॉल्स कुछ ऐसे करके, वो उनका अपना एक टेक्निक होता है, उनका में सब कुछ होता है। तो दोनों को प्रिपेयर्ड रहना है आंसर लिखने का, क्वालिटी सीखने। दिस विल बी रिटन कि where neither party makes an appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether they are or are not barred by the law of limitation. Barred by the law of limitation. Limitation Act में टाइम बार डेट होता है, टाइम बार डेट। ये एक पूरा अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एकदम समरी में बोले ना, एकदम शॉर्ट करके, तो टाइम बार डेट एक ऐसा डेट है, मानो हम तुम लोग हमको बोला भैया आज पैसा दीजिए, आप उधार लिए, हम मना कर दिए, मेरे पास 3 साल टाइम, अब तुम्हारे पास, हम तुमको पेमेंट के लिए मना किए, तुम रोते रोते घर गया, तुम्हारे पास 3 साल का टाइम, आने वाले 3 साल में तुम मेरे ऊपर केस कर सकते हो, उसके बाद तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा अंश है इसका, आई वोंट गो इन द डिटेल, ना ही एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। इफ डेट्स आर इक्वल स्टैंडिंग, मानो इक्वल स्टैंडिंग का 10-10 हजार हर साल, तो पेमेंट चाहे किसी में भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल कोई दिक्कत नहीं। ये 4 बातें
जो हम तुम लोग को ऑलरेडी समझा चुके, ठीक है। ओके, फटाफट चैट में लिख के भेजो यो अगर सब कुछ क्लियर है, नहीं तो यो से बेटर है तुम लोग का ना एक इमोशन आता है, देखना रिएक्शंस करके होगा। देखो हम तुम लोग को करके दिखाते हैं, ऐसे थम्स अप होता है, देखो मेरा में थम्स अप आ रहा है, तुम लोग सबको थम्स अप भेजो वैसे करके, है ना। सबको अपना अपना थम्स अप भेजो फटाफट, ताकि क्लियर है। और डाउट है तो पूछो भैया, यहाँ पे डाउट। चैट में नहीं भेजना है गुनगुन ऋतिक, वहां केशव चैट में नहीं भेजना है, वहां पे देखो रिएक्शंस करके होगा, बीच में लास्ट में 3 डॉट है, वहां पे रिएक्शन है। यस, गुड। अब जब भी बोलेंगे यो करो मतलब थम्स अप करना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक, सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल। इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल, आयुष को डाउट है? नहीं सर। रेफ्यूजल का क्या इफेक्ट होता है? रेफ्यूजल का मतलब है, अरे मान ए है, बी है, ए एंड बी के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, और अचानक से बी बोला नहीं करेंगे, बी क्या बोला? नहीं करेंगे। अब क्या होगा भैया? बी बोला नहीं करेंगे, हमको चैट में बताओ तो इसमें अग्रीव पार्टी कौन है, ए या फिर बी? दुखी पार्टी कौन है? वेरी गुड भैया, ए जो है वो अग्रीव पार्टी है। वेरी गुड वेरी गुड। ए जो है वो भैया देखिए रो रहा है, अग्रीव्ड पार्टी। तो लॉ क्या बोलता है कि इस अग्रीव पार्टी के पास, इसके पास 2 राइट्स है, दोनों में से कोई ये एक चुन सकता है, प्लस डैमेजेस तो मिलेगा, डैमेजेस जो भी नुकसान हुआ है इस अग्रीव पार्टी को, ए को, वो तो मिलेगा ही। और 2 चीज चुन सकता है, पहला, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, यानी कि कैंसिल कर सकता है। दूसरा, ये बोल सकता है कि कंटिन्यू कर। ये क्या बोल सकता है? हमको तो कॉन्ट्रैक्ट करना है। अभी बात को सुनना पहले, फिर कॉपी करना, आगे और कुछ भी लिखना। हुआ क्या? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। ए बोला कि बी मेरा घर में ना मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम आके मेरा घर में केटरिंग करेगा? बी पहले पहले बोल दिया हाँ करेंगे। ए सबको बुला लिया, सारा दोस्त लोग वेट कर रहा है कि भाई खाना कब आएगा। बी को फोन किया, ए बोलता है भाई तुम आया नहीं। बी बोलता है जाओ नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है खाना बनाने। ए रो रहा है बैठ के, मेरा बर्थडे वाले दिन मेरे साथ क्या हो गया। वहीं तुम लोग घूम रहा था कहीं, तुम लोग ए को देखा रोते हुए, तुम समझ गया ये कौन है, ये अग्रीव पार्टी, ये दुखी आदमी। इसके पास तुम गया, इसका तुम दुख सुना और बोला देख हम लॉ पढ़ा है, फाउंडेशन देने जा रहा है, तुम्हारे पास तुम डैमेजेस मांग सकता, मतलब तुम मंगाओ ना, तुम सिंघाड़ा मंगाओ, तुम कोई रेस्टोरेंट से खाना मंगा लो, कोई दिक्कत। जो भी तुम मंगा रहा है उसका पेमेंट बी को करना हो। डैमेजेस जो नुकसान तुमको हुआ ना, मानो तुम खाना मंगाया, ठीक है, बी को अगर तुम पेमेंट करते तेरा 500 में काम हो जाता। तुम अभी बाहर से मंगाया, तेरे को 600 देना पड़ा, जो 100 रुपए एक्स्ट्रा तेरा नुकसान है ना, वो बी से तुमको हम दिलवा देंगे। लॉ है, सेक्शन पूरा 39 यही है, ठीक है। और 2 हक है तेरे पास डैमेजेस के अलावा। तुम जिद पे बैठ सकता है, तुम जिद पे बैठ सकता है कि सुनो मेरा बर्थडे पार हो गया, लेकिन हम तो तुमसे खाना बनवा के रहेंगे, कंटिन्यू करवाएंगे ही करवाएंगे। और या फिर तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो कि जिंदगी में कभी तुमसे खाना नहीं बनवाना है, चलो खाली डैमेजेस। पहला टर्मिनेट कर दो, कैंसिल नहीं बनवाना है, खाली डैमेजेस। दूसरा कि अब तो तुम खाना भी बनाएगा प्लस तुम डैमेजेस भी देगा। डैमेजेस दोनों केस में मिलेगा, तो चाहो तो कैंसिल कर लो, किससे बात ही नहीं करना, कट केस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो।
लेकिन अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा है, तुम बोल रहा है कि बी बेटा सुन मेरी बात को तुम अच्छे से, मेरा छोटा भाई का बर्थडे आने वाला, तुम उसमें आके खाना बनाएगा, डैमेजेस भी देगा और खाना भी बनाएगा, कोर्ट के द्वारा तुम पीछे पड़ गए। अगर तुम ऐसा कुछ किया, इफ डन देन, अगर तुम कंटिन्यूएंस का बात कर रहा है, कैन नॉट टर्मिनेट ऑन दिस ग्राउंड इमीडिएटली। क्या बात सुनो, तुमको हम सुनाए कि तुमको ऐसे ऐसे मदद मिलेगा, तुम बोला ओके, तुम बोला ठीक है हम कंटिन्यू करना चाहेंगे और डैमेज लेना चाहेंगे, तुम्हारा जो उस दिन नुकसान हुआ तुम बोल लिया, अब तुम बोल रहे कि हम कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, हम इसी से खाना बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर आ गया और तुम मालूम है क्या किया, ऐसे चेयर पे बैठा, अब तुम बोल रहा है क्या पता है, अब हमको नहीं बनवाना है, पहले भी मना किया कि हम नहीं काम करेंगे, अब तुम बोल रहे हमको बनवाना नहीं है, ठग लाइफ जीने का कोशिश कर रहा, तो लॉ बोला सुनो भाई, कोर्ट ऐसे नहीं बैठा हुआ है कि पहले तुम बी पर केस किया अब बी तुम पे केस करेगा, नहीं, अगर तुम बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा तो अब तुम करवाओ, तुम इमीडिएटली तुरंत में नहीं बोल सकते कि मन नहीं ना, वैसे तो फिर एक दूसरे पे केस होता रहेगा लाइफ टाइम, तो अगर तुम कंटिन्यू करवाने के लिए बोला है तो तुरंत तुम इमीडिएटली नहीं टर्मिनेट कर सकते, हो सकता है फ्यूचर में किसी सर्कमस्टेंस के कारण करना पड़ जाए, बट इमीडिएटली तुम नहीं कर सकते। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कॉपी डाउन, सेक्शन 39 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, ब्रैकेट में लिख दो होली, मतलब कंप्लीट रिफ्यूजल, कुछ नहीं कर रहा है। सर एक बार ऊपर करिए ना। इसका एक सिंपल और एग्जांपल देते हैं, तुम लोग जब तक कॉपी करके खाली सुनना। अरिजीत सिंह को तुम लोग जानता हो, वो गाना गा, वो मेरा दोस्त। सर आवाज थोड़ा दूर से आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है? यस। तो अरिजीत सिंह जो है वो मेरा दोस्त, अभी क्या हुआ, हम उसको बोले सुनो मेरा बच्चा लोग को तुम्हारा गाना पसंद है, तुम एक काम करो, आने वाला 10 सैटरडे तुम आकर मेरा क्लास में गाना गाना। अरिजीत बोला ओके। पहला 3 सैटरडे वो आया, लेकिन चौथा सैटरडे वो नहीं आया। अब हम क्या करें, तो पहला तो उससे डैमेजेस मांगेंगे कि तुम आने वाला था, इस चक्कर में हम पूरा खाने का तुम्हारे लिए डिनर बनवाए, गरीब आदमी थोड़ी है वो, बड़ा आदमी है, तुम्हारे लिए डिनर बनवाए, तुम्हारा फ्लाइट का टिकट हम अपना पैसा से बुक किए, तुम आने वाला था, हम अपना बच्चा लोग से चंदा इकट्ठा किया ताकि डेकोरेशन कर सके, सबका नुकसान हुआ, मेरा डैमेज हुआ, चल अरिजीत पैसा नहीं, पैसा तो उसको देना हो। दूसरा 10 संडे का बात हुआ है,
तीसरा संडे वो हमको धोखा दे दिया, तीसरा सैटरडे वो हमको धोखा दे दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, हम चाहे तो अगला सैटरडे से उसको कंटिन्यू करके बुलवाएं, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे कि बेटा अब तुम आओ ही मत, घर पे बैठे। ठीक है, सर अगर तो ऋषभ का आवाज कट रहा है। सर एक सेकंड, चैट में लिख के भेजो। आयुष कुछ बोल रहा था तुम लोग? हाँ सर, वो इसमें रिफंड कब करेगा, कौन सा वाला में करेगा? डैमेजेस हम लोग यूनिट 5 में, अगला यूनिट में पढ़ेंगे। रिफंड उसको करना होगा, पैसा मतलब जितना भी नुकसान मेरे को हुआ अरिजीत सिंह के कारण वो हम उससे मांग सकते। अब डैमेजेस भी अलग अलग टाइप का होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। टर्मिनेट कैंसिल में देखो उस दिन का डैमेज तो उसको देना होगा, समझो बात। 3 सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैटरडे बुलाने वाले थे, तीसरा सैटरडे में वो धोखा दे दिया। तो इस दिन का जितना भी खर्चा है वो तो अरिजीत सिंह देगा ही। अब इसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंटिन्यू करके उसको बुलाएं या फिर हम कैंसिल। समझा आयुष? इस दिन का डैमेज तो मिलेगा, इसके बाद चाहे तो बुलाएं नहीं तो कैंसिल। अब इसके बाद अगर कैंसिल कर देंगे और चाहेंगे इसका भी डैमेज ले, थोड़ी देगा वो, बोलेगा तुम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। क्लियर है आयुष? यस सर। तो किसको तो और डाउट हो रहा था अभी? केशव था। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रॉमिस। इसके ऊपर 4 सेक्शन 42 43 ठीक है। ये चाहो तो साथ में कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। सेक्शन 40 कॉपी करो तुम लोग। हाँ केशव, पता है बाबू, लिख लो। ओके, हाँ, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन सेक्शन 40, जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रॉमिसी क्या होता है देखो। श्याम, राजू, बाबूराव, 3 अलग अलग बंदा है। कौन कौन? श्याम, राजू, बाबू। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है देवी प्रसाद के साथ। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट। बात हुआ था देवी प्रसाद से कि तीनों, श्याम, राजू और बाबूराव, तीनों अपने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। लेकिन बदकिस्मती से बाबूराव
चल बसे। बाबूराव बहुत ड्रिंक करते थे, लिवर खराब हुआ, चल बसे। अब क्या करें? श्याम राजू टेंशन में आ गया, ये क्या खाली हम लोग करेंगे? बाबूराव के पास पैसा तो था, लेकिन दिक्कत ये है कि बाबूराव तो जिंदा नहीं। तो लॉ बोलता है कि ऐसा कोई सिचुएशन में बाबूराव का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो श्याम और राजू के साथ मिलकर देवी प्रसाद के लिए काम करेगा। जो भी ऑब्लिगेशन था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिम्मेदारी था, निभाएगा। अगर बाबूराव चल बसा, नॉर्मली श्याम राजू और बाबूराव करेगा। अगर बाबूराव चल बसा तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो देवी प्रसाद को अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तीनों के साथ मिलकर। मानो राजू और श्याम भी चल बसा, तीनों गाड़ी में जा रहे थे, तीनों गायब, तीनों का डेथ हो गया। अब तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। ये जॉइंट प्रोमिसर का कहानी, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल टैलेंट का नाम है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल टैलेंट का नाम है। अभी मेरा टैलेंट है पढ़ाना, अगर हमको कुछ हो गया तो तुम लोग को हम थोड़ी बोल सकते हैं मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ाए। मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा भाई है वो क्लास 12 में, तुम लोग उसको पढ़ा रहे है ना। तो जहां पर्सनल टैलेंट नहीं है वहां हम लोग ये सब लॉ लगाते हैं कि एक जॉइंट प्रोमिसर अगर जाता है दुनिया से तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा। सब चल जाता है तो सबका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको काम करना पड़ेगा। ये बताता है सेक्शन 40। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 43। तुम लोग साथ साथ में कॉपी कर रहे हैं ना? तो जो कॉपी नहीं किया, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट कर दो। सेक्शन 43 जो है उसमें ना अलग अलग बात बोला है। सेक्शन 43 में अलग अलग बात बोला। पहला बात जो सेक्शन 43 में बोला, सबसे पहले सेक्शन 43 क्या बोलता है इन टोटलिटी, कि अगर ये लोग में से कोई आदमी पीछे हटा, डू नॉट डिस्चार्ज, देन क्या करें? पहला केस, ठीक है, पहला केस कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म नहीं, मतलब ऐसा कुछ बात बताया ही नहीं कौन करेगा नहीं करेगा। मानो सेम एग्जांपल, श्याम, बाबूराव, राजू 3 जन है। बाबूराव जिंदा है इस एग्जांपल में, ठीक है, वो खाली पहला एग्जांपल के लिए मरा था, वापस जिंदा हो गया। तीनों में से बाबूराव बोल रहा है हम नहीं करेंगे, बाबूराव बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे किसी भी कारण। बाबूराव मेंटली अनस्टेबल हो गया है, कुछ भी हो गया उसको, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तब anyone or more can perform, anyone or more can, let me show you. सेक्शन 42 डन है। सेक्शन 43 में देखो 3 केस है। पहला केस, एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया है कुछ भी, तो कोई भी एक आदमी करे, सब मिलकर करे, उनको प्रॉमिस तो करना पड़ेगा। मतलब कल को बाबूराव किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे तो बाकी श्याम और राजू मिलके करेंगे। केस 2, मानो प्रॉमिसी forces any 1%, प्रॉमिसी जो है, मानो श्याम, राजू, बाबूराव तीनों मिलकर देवी प्रसाद से बात किया था कि देवी भाई हम आपका ये काम कर दें। लेकिन देवी भाई को जानता था करीबी से श्याम एंड देवी प्रसाद वर फ्रेंड। तो क्या हुआ ये कि काम में देरी हो रहा था, तो देवी प्रसाद श्याम को बोला, देख भाई तुम मेरा दोस्त, ठीक है। क्या हो रहा था देखो, देवी प्रसाद
and Shyam were friends. ठीक है, तो श्याम को, देवी प्रसाद श्याम को बोला, भाई श्याम सुन, तुम मेरा दोस्त है, तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, श्याम कॉन्ट्रैक्ट करो। और श्याम कर दिया। श्याम देखा यार दोस्ती का बात है, हम कर देते। सवाल उठा कि क्या अब बाबूराव और राजू ये दोनों कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? श्याम कर दिया है, बाबूराव राजू कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ मेहनत नहीं किया। सवाल उठता है, कैन श्याम कॉल फॉर कंट्रीब्यूशन? तो इसका जवाब है यस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, श्याम और देवी प्रसाद दोस्त है। देवी प्रसाद बोला, हम तेरे को जानते हैं भाई, तू मेरा काम कर दे, हाथ जोड़ कर। श्याम भी दोस्ती के नाते वो काम कर दिया। बाबूराव और राजू लेट कर रहा था। अब बाद में श्याम बोल रहा है बाबूराव और राजू को पैसा दे, तो ये लोग बोला हम बोले थे करने। लॉ बोलता है भाई तुम लोग ज्वाइंट प्रोमिसर है और श्याम का हक है, राइट है कि वो तुम लोग से कंट्रीब्यूशन मांगे जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका। तनु क्या पूछ रही है? पूछ, अनम्यूट करके। तुम लोग कब तक कॉपी शुरू करो? सर जब तीनों पार्टनर्स रहेंगे तब ना सर? पार्टनर नहीं, ज्वाइंट प्रॉमिस। तीनों मिलकर वादा किए हैं। देखो पहला देवी प्रसाद, तभी का बात हो रहा है। तीनों ज्वाइंट पर, तो नीचे में आप सर बोले कि श्याम और वो जो है देवी प्रसाद वो एक साथ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, वो एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है। देखते हैं आप, वो श्याम राजू डिसीजन अकेले ले रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं कहानी सुनो, ठीक है? तुम हेरा फेरी देखिए, उससे रिलेट करो। श्याम राजू बाबूराव एक घर में रहता था, तीनों अच्छा दोस्त था। तीनों मिलके बोला कि देवी प्रसाद का एक ब्रिज बनाना, ठीक है? ब्रिज छोड़ो, घर बनाना। तो तीनों बोला कि हम लोग बना देंगे। देवी प्रसाद और श्याम फ्रेंड थे, पार्टनर नहीं। देवी प्रसाद देखा श्याम मेरा दोस्त है, श्याम को काम दे दिया। श्याम राजू बाबूराव स्टार्टिंग में तो तीनों काम कर रहा था, बाद में बाबूराव और राजू चिल करने लगा पैसा आने के बाद। तो देवी प्रसाद श्याम को बोला, यार तुम कैसा दोस्त है, फंसा दिया। तो श्याम बोला हम पूरा बनवा देते। श्याम अपना पैसा लगा के पूरा बनवा देते। अब सवाल उठा कि क्या श्याम बाबूराव और राजू से वो हिस्सा मांग सकता है जो वो लगाया? बिल्कुल मांग सकता है, उसके पास ये हक है, क्योंकि तुम लोग ज्वाइंट प्रोमिसर था, मिलकर वादा किया था और एक प्रोमिसर को पूरा करना पड़ा, तो फिर बाकी दोनों को उसमें कंट्रीब्यूशन देना होगा, चाहे कुछ भी सी। ये रहता है सर। कुछ सर जैसे श्याम बाबूराव और राजू मिलके ना, हेलो, हाँ बोल। देवी प्रसाद से पैसा लिया 12 लाख रुपया। तो ठीक है। इन लोग तीनों बोला कि हम देंगे पैसा, तो लेकिन देवी प्रसाद और राजू फ्रेंड था, तो राजू देवी प्रसाद बोला, देख भाई मेरा पैसा फंसा हुआ है, तो लोग देगा कब? तो राजू पैसा दे दिया, पूरा पैसा दे दिया, पूरा पेमेंट। तो फिर वो पैसा श्याम से और बाबूराव से मांग सकता है सर? एकदम मांग सकता है, एकदम केस करेगा, मांग सकता है कि अगर नहीं देगा ये लोग तो इसका प्रॉपर्टी बेचेगा, कोर्ट और दिलवा देगा, क्योंकि जॉइंटली प्रॉमिस किया है ना। जहां भी जॉइंट प्रॉमिस हो, एक बंदा काम कर दिया बाकी नहीं किया, तो उसको लॉ बोलेगा बेटा कर। यही तो है सेक्शन नंबर 43 का सबसेक्शन 2। देखो, इफ वन जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे केस में श्याम को पूरा काम करना पड़ा, he can call for contribution from other। वो बोल सकता है, श्याम क्या बोलेगा, बाकी को चल पैसा कंट्रीब्यूशन, ठीक है? सर यहाँ पे प्रोमिसर बाबूराव, राजू और श्याम है। यस, these three are the promiser और देवी प्रसाद है प्रोमिसर। अभी हम पिछले बैच का टेस्ट ले रहे हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन वो लोग को दिए हैं जिसका इंग्लिश थोड़ा ट्विस्टेड था, ठीक है? आई कांट इवन रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन, बट वो कुछ ऐसा था कि द वन हु ऑफर्स टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज द ABCD प्रोमिसर,
ए है प्रोमिसर, बी है प्रोमिसी, सी है ऑफरी, डी है नन ऑफ। और वो लोग पता नहीं क्यों प्रोमिसी पे टिक किया। द वन हु ऑफर्स, कि हम तेरे लिए काम करें, वो तो ऑफरर होता है, प्रोमिसर होता है ना। तुम लोगों को कॉपी हो गया होगा। हम सब करो, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तो किसी का कुछ छूटा है पूछ लो। गुड गुड गुड। दिगंबर क्लियर है? भैया एक बार .1 वाला फिर से बताइए ना, कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला .1। हाँ .1 में कि मानो श्याम, बाबूराव और राजू तीनों के बीच में बात नहीं हुआ कि असल में काम कौन करे। कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टर्म नहीं था जो बताए कि काम किसको करे। ठीक है, अभी बाबूराव तो दारू पी के दिन भर उल्टा रहता था, तो श्याम और राजू बोला सुनो, बाबूराव करने का हालत में नहीं है, हम लोग कर लेते हैं, बाबूराव से पैसा ले। तो वो लोग दोनों मिलके काम कर सकता है, बाबूराव से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ये बोलो कि जरूरी नहीं है कि श्याम और राजू बैठा रहे इस ग्राउंड पे कि बाबूराव काम नहीं कर। ये लोग चाहे तो काम कर सकता है, बाबूराव से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। सर एक बार बुक दिखाइए ना सर, वो व्हाइट बुक जो था सर, यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी जो है, उसमें तो मतलब होता है कि मेरा पर्सनल स्किल रिलेटेड हो। नहीं, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई टर्म नहीं है, अगर मानो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि बाबूराव बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाते हैं, उन्हीं को बिल्डिंग बनाना, तो यहाँ पे टैलेंट आया, यहाँ पे अब वो काम बाबूराव को ही करना होगा, बाकी लोग दोनों नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा कुछ एब्सेंट है, मतलब वो टैलेंट वाला काम नहीं है, तब कोई भी काम करे, काम खत्म होने से। वो दोनों अलग अलग बात बता रहे हैं ना सर, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस। ओके सर। सिंपल एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, इसका सिंपल लाइन है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोले हैं, देवी प्रसाद नहीं बोला कि काम इससे करवाएंगे, इसका हाथ का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है, कोई टर्म नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 43 का 2 हुआ ना, ये कॉपी कर रहा होगा। 43 का 3 इसमें क्या हुआ? इसमें भी सेम कहानी, श्याम है, बाबूराव है, राजू। ठीक है, ये लोग मिलके देवी प्रसाद से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाबूराव जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवाला निकल गया, गरीब हो गया। सवाल उठता है कि बाबूराव का हिस्सा अब किसके जिम्मेदारी पड़ेगा? पहले क्या था, तीनों मिलके करता कॉन्ट्रैक्ट, अब एक जन अगर निकल गया कॉन्ट्रैक्ट से, वो कर ही नहीं पाएगा, तो अब क्या होगा? बोला कि श्याम और राजू जो है वो लॉस को 1:1 का रेशियो में बांटे। मतलब बाबूराव के इंसॉल्वेंट होने के कारण जो भी नुकसान हुआ, जो भी उनका हिस्सा हम लोग को देना पड़ेगा, श्याम और राजू 1:1 का रेशियो इक्वली दे। इफ एनी जॉइंट प्रोमिसर मेक्स अ डिफॉल्ट इन मेकिंग हिज कंट्रीब्यूशन, बाबूराव मेक्स अ डिफॉल्ट मतलब अब पैसा नहीं दे पा रहे, रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट। उसका पैसा नहीं देने के कारण जो भी नुकसान हो रहा है, बाकी जॉइंट प्रोमिसर इक्वली अपने आप में बांट। ठीक है, तुम लोग आराम से इसको कॉपी करो। ये है जॉइंट प्रोमिसर का। सर ये 43 सेक्शन 43 क्लॉज 3 है, सब सेक्शन 3। हाँ, तो इसको ऐसे पहले केशव पूछ लो, तने पूछ लो। सेक्शन 43(3) लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में? सेक्शन ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है सेक्शन 43 का, लेकिन इतना डिटेल में तुम लोग को याद नहीं करना। ठीक है, तुम लोग खाली सेक्शन 43 याद करके रिपोर्ट करेगा तुम लोग के लिए बहुत। यस तनु, क्या डाउट है? सर अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल का है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं ना सर आप, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है
जैसे कोई अगर इजेंटियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कि किस मतलब कौन सा सेक्शन है या फिर कौन सब सा सिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। सब सिखाएंगे। अभी हम तुम लोग को आंसर लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करवा रहे। अभी मेरा काम है तुम लोग को चैप्टर याद करवाना। जब पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा हम तुम लोग का टेस्ट, और जब वो टेस्ट लेंगे उससे पहले एक क्लास होगा जिसमें हम तुम लोग को समझाएंगे आंसर कैसे लिखना है थोड़ा। टेस्ट में लिखना रहेगा सर, हाँ लिख के हाँ, फोटो टेस्ट लिखना करना होगा, है। कुछ क्वेश्चंस होगा जो तुम लोग मेरे सामने लिखेगा, फिर हम तुम लोग को सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। आपके सामने कैसे लिखेंगे सर, ऑनलाइन में? हाँ ऑफलाइन होने वाला है क्लास, ओ, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। सर हम लोग का एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू आता है क्या? गुनगुन पूछिए क्या? देखो गुनगुन, तुम लोग का ना इस बार एमसीक्यू आ रहा है। अक्सर क्या होता था मिला जुला, बट इस बार खाली एमसीक्यू आ रहा है। होपफुली नेक्स्ट बार जो है वो नॉर्मल पेपर ही होगा, तो तुम लोग को वैसे ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि फाउंडेशन में नहीं तो इंटर में जाके तुम लोग को ऐसे आंसर लिखना होगा, तुम लोग को तैयारी तो करनी है। सर सारा पेपर आएगा एमसीक्यू? हाँ इस बार तो सारा पेपर एमसीक्यू है। इनफैक्ट सिर्फ 50 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन तुम अगर गलत करेगी ना तेरा 2 मार्क्स चले जाए, ऐसा होगा। होपफुली ऐसा ना हो, ये बहुत नुकसान वाला बात है। अभी तो ये पता ही नहीं है कि सी में फाउंडेशन कब है, कोई दूर दूर तक पोस्ट निकालना नहीं रहता। ओके आई होप तुम लोग को कॉपी। तो सेक्शन 43 हमारा हो गया। इसी में एक सेक्शन 44 भी आता है। देखो हम जब ये चालू कराए थे हम क्या लिखे, कितना सेक्शन, सेक्शन 42 हो गया, 43, 44, 45 चार सेक्शन है जो जॉइंट प्रोमिसर प्रोमिसी का कहानी बता रहा है। तो सेक्शन 44 क्या बोलता है पता है? रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिस। ये भी एक अपना ही में कहानी है, सुनो इसका बात। सेम कहानी, देवी प्रसाद है, श्याम, बाबूराव और राजू है। और देवी प्रसाद एंड श्याम ये लोग क्या है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अभी क्या हो रहा है बात को ध्यान से सुनो। देवी प्रसाद जो है वो श्याम को बोलता है कि श्याम तुम तो मेरा यार है, ठीक है, मेरा लंगोटिया यार है तुम तो, तुमको कोई जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने, हम तुमको डिस्चार्ज करते हैं। इसका बात, हम तुमको डिस्चार्ज करते हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट मत करो ना श्याम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोल सकता है देवी प्रसाद? हाँ कोई जरूरत, देवी प्रसाद को नहीं माने श्याम से काम करवाने का, देवी प्रसाद बोल दिया। सवाल उठता है, सवाल उठता है, बाबूराव और राजू को गुस्सा नहीं आएगा? बाबूराव और राजू को गुस्सा नहीं आएगा? ये लोग को गुस्सा आया, ये लोग दोनों को गुस्सा आया कि यार देवी प्रसाद ऐसे कैसे कर लिया, वो श्याम को डिस्चार्ज कर दिया। तो सिंपली लॉ क्या बोला कि गुस्सा मत हो। लॉ क्या बोला, भाई सुनो अब तुम गुस्सा मत हो, हम तुमको एक पावर दे रहे हैं। भले ही जो प्रोमिसी है वो मना कर दे किसी एक प्रोमिसर को, भले ही इवन इफ द प्रोमिसी discharge any of the promisor from performing the contract, the remaining promisor कौन कौन है? बाबूराव और राजू, जो बाकी है they can demand performance। ये लोग बोल सकता है श्याम सुन भाई तेरे को देवी प्रसाद मना किया, हम लोग मना नहीं, चुपचाप से तुम मेरे साथ, मेरा लाइन को सुनो, इंग्लिश को सुनो, एकदम सिंपल इंग्लिश यूज कर रहे हैं। Even if the promisee discharge any one or more of the joint promisor, the remaining joint promisor may demand the performance। चलो इस चीज को अपन लिख लेते हैं। Even if the promisee discharges any one or more joint promisor, any one or more joint promisor
कॉमा द रिमेनिंग। तो सर ये लोग किससे डिमांड करेगा? ये लोग शाम को बोलेगा, देवी प्रसाद शाम से। नहीं, देवी प्रसाद से कैसे? देवी प्रसाद तो काम करवा रहा है ना, तुम खुद सोचो। देवी प्रसाद को बोलेगा कि आओ तुम आके बिल्डिंग बनाओ, नहीं, शाम ने पर ऐसे डिस्चार्ज तो वही ना कर रहा है शाम को। तुम बात को समझो, देवी प्रसाद श्याम दोस्त है, देवी प्रसाद बोला श्याम तुम काम मत कर, बट श्याम काम करेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है उसके साथ में जो लोग जॉइंट प्रॉमिस किया है, बाबूराव और राजू। अगर ये लोग भी बोले कि हाँ श्याम तू बैठ ना, तेरे को चोट लगा, तब श्याम काम नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ देवी प्रसाद के डिस्चार्ज करने से वो डिस्चार्ज नहीं होता है। बाबूराव और राजू अगर चाहे तो वो बोल सकता है, रे श्याम इधर आ, क्या कहता है, चल काम कर। श्याम बोला मेरे को तो देवी प्रसाद मना किया है, यहाँ पे ये लॉ दिखा देगा सेक्शन 44 कि even if the promisee discharges any one or more joint promisor, the remaining joint promisors may demand from the discharged demand performance from the discharged promisor। हमारे केस में डिस्चार्ज प्रोमिसर कौन है? श्याम। तो बाबूराव और श्याम बोल सकता, बाबूराव और राजू बोल सकता है, अरे श्याम तुम शांति से काम कर। वो बोलेगा हमको तो जिससे हम लोग प्रॉमिस किए ना वही मना कर दिया। तो ये लोग क्या बोलेगा? सेक्शन 44 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मना करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तेरे साथ काम कर रहे हैं ना, चल आजा काम कर, ठीक है। सर इससे पहले वाले टॉपिक में जो कुछ दिन पहले पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि ओनर से जो ओनर होते हैं उनका इजाजत जरूरी होता है, बट इसमें फिर दिखाता है कि वो बोल रहे हैं तो वो नहीं होगा, ज्वाइंट पर प्रॉमिसर रहेगा। तो फिर तुम इससे पहले क्या पढ़े थे, एक बार और डिटेल में थोड़ा बता। जैसे इससे पहले वाला में एजेंट जिसमें था और थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस नहीं था। 1 मिनट सर, 2 मिनट दीजिए, मैं निकालते ढूंढ आराम से ढूंढ। एक काम करना, हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, तुम उसको निकाल कर, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 40 ले कॉपी कर दे। अभी जब कोचिंग हम लोग का खुलेगा, हम सबको बोल रहे हैं कोशिश करना कोचिंग आने का, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर कहाँ पे है वैसे? कोचिंग कहाँ पे है? कोचिंग है अपना रश्मि स्टडी सर्कल। तुम लोग सिटी स्टाइल देखा है बैंगलोर में जो है? यस सर। वहां से गयापुल स्टार्ट होता है, उसके एक तरफ सिटी स्टाइल है और एक तरफ एक पत्ता सा गली है जो गयापुल के नीचे तरफ जाता है, वासेपुर, ठीक है। वही रोड में देखना, एकदम सटा हुआ गयापुल के नीचे जो रास्ता जा रहा है, वही रोड में 10 कदम आगे बढ़ना, देखना लेफ्ट साइड में रश्मि स्टडी सर्कल। तो सिटी स्टाइल के तरफ से जो गली गया है, स्टाइल के तरफ जो गयापुल के नीचे गली गया उधर तरफ। देखो ना, ड्राइंग बना के दिखा रहे। ये है मानो सिटी स्टाइल। हम लोग मानो समझो तुम झरिया से धनबाद जा रहे हैं, ठीक है। गया पुल पार करके धनबाद पहुंचेंगे, स्टेशन मतलब यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ है स्टेशन। ये इस तरफ सिटी स्टाइल है, इस तरफ एक पतला सा गली है। तो मतलब पूजा टाकीज का बगल में ना? नहीं, पूजा टाकीज सिटी स्टाइल के पीछे है, यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे चौक है, यहाँ पे पुलिस खड़ा रहता है, यहाँ सिटी स्टाइल है। चौक के इस तरफ जो रास्ता है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से नीचे उतरना लेफ्ट। सर सिटी स्टाइल के अपोजिट में है ना? एग्जैक्टली, सिटी स्टाइल के इस तरफ में अपोजिट। तो बहुत बार सर वहाँ पे जो भगवती फरसान है वहाँ से जो जाता है रास्ता, वो ना? कौन सा फिर रिपीट कर। एक सर वहाँ पे नमकीन का शॉप है, उसके बगल से। यस, सिंगाड़ा उंगाड़ा भी बनता है वहाँ पे। चाहत नहीं घूमू, तुम लोग उस साइड चल गई, सिटी स्टाइल के पीछे नहीं जाना है, सिटी स्टाइल के अपोजिट। उस दिन फोन करना ना, हम खड़े रहेंगे वहाँ जिस दिन पहला क्लास होगा। कब से होगा सर? देखो ना बाबू, देखो तुमको हम सिंपल बताते हैं। हम आज जाएंगे, आज से हम लोग काम शुरू करेंगे तो मोटा मोटी 3-4 दिन लगेगा साफ सफाई करने। तो हम कोशिश करेंगे तब से कर लें। अगर मानो इन केस जैसे आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2-3 डेज, अगर हमको जाना पड़ गया तो फिर 16 से, और अगर नहीं जाएंगे हम तो फिर अभी 10 से कर लेंगे। 16 से 110%।
सर नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। कहाँ, इसका कि इसके ऊपर वाला? नहीं सर, वो इसका, हाँ। ले ले। सर चलो ध्यान दिए। हाँ भैया। पूरा स्टेटस कैसे आया है व्हाट्सएप पे? हाँ सर। तुम्हारा अभी 19 मिनट पहले स्टेटस दिखा रहा है व्हाट्सएप पे। पता नहीं सर। पता नहीं? वाह वाह। चलो आगे आओ, मतलब आगे लिखो। टाइम एंड, अच्छा एक सेक्शन तुम लोगों को बताने, ये सेक्शन 4 है। इसका जो हम इंग्लिश लिखा है वो इंग्लिश भी तुम लोग याद कर सकते हो। 45, when a person has made a promise to 2 or more person jointly, then unless a contrary intention appear, ये जो लाइन है ना, unless a contrary intention appear from the contract, मतलब कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं लिखा है, unless a contrary intention appear from the contract का मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है, right to claim performance rest between him and them, with them during their joint life and after the death of any one of them, with legal representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor with the representative of all jointly. ये बात तो तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं। बाबू राव चल जाएगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, तीनों मर जाएगा तो तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अनलेस ये वाला लाइन क्या है? अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, ये लिखना है भाषा एग्जाम में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम सर ये सेक्शन 45 का है। नहीं, ये अलग है। सेक्शन 45 हो गया। सेक्शन 45 तुम लोग को बताए, कोई टेंशन नहीं, तुम लोग कर लेगा। अभी जो लाइन पढ़ा है कि सब कोई मर जाए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे, यही है सेक्शन 45। अब आते हैं सेक्शन 46 टू 50। सेक्शन 46 टू टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कहाँ काम करेंगे, कब काम करेंगे, ये बता। पहले अपन डील करते हैं टाइम से, कि भैया टाइम जो है दो चीज हो सकती है, ठीक है? पहले समझ लो फिर कॉपी करना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो चीज हो सकता है भैया, एक तो टाइम जो है वो बता दिया है, स्पेसिफाइड। दूसरा टाइम जो है वो नॉट स्पेसिफाइड। एक है जो टाइम स्पेसिफाइड है, दूसरा जो टाइम नॉट स्पेसिफाइड है। मानो टाइम स्पेसिफाइड है, बता दी, अगर बता दिया तो उस टाइम पे करो। अगर बोल दिया, मानो हमसे पूछा तुम लोग, भैया कितना बजे क्लास आना? 11 बजे, तो 11 बजे आओ। शुड बी डन एट टाइम स्पेसिफाइड। जब बोला तब करो। मानो नहीं बोला है, अच्छा टाइम स्पेसिफाइड क्या होता है इसमें भी? भैया टाइम स्पेसिफाइड क्या होगा? टाइम स्पेसिफाइड क्या होगा? मानो हम तुम लोगों को कोई घंटा नहीं बताए, हम बोल दिए कि आज आना है, आज का डेट दे दिए 5 जुलाई को आना है, कितना बजे नहीं बताए, तो जनरली होता है यूजुअल बिजनेस। हम बोले हमसे 5 जुलाई को आके मिलना, तुम लोग बोला भैया 5 जुलाई को कितना बजे, हम ये बताने ही भूल गए। तो नॉर्मल टाइम होता है बिजनेस, कोई 9 से 6 बोलता है, कोई 9 से 5 बोलता है, कोई 10 से 6 बोलता है, ठीक है? यूजुअल बिजनेस है। अगर कुछ नहीं बोला है, ये कब? इफ नो टाइम मेंशन, किस दिन आता है आना है बता दिया, टाइम नहीं बताया, नो टाइम
मेंशन। टाइम मतलब आवर, घंटा नहीं पता, तो बिजनेस आवर में काम होना चाहिए। ये मालूम है कहाँ लिखा है? यही बात लिखा है सेक्शन नंबर 47। और भैया कभी कभी क्या होता है, टाइम स्पेसिफाई करता ही नहीं, ठीक है, नॉट स्पेसिफाइड, तब क्या करें हम? तब विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मतलब वाजिब वक्त, वाजिब टाइम। भैया वाजिब टाइम क्या होता है? वाजिब टाइम, सुनो बात, ध्यान से सुनो, बड़ा मस्त। तुम लोग आया, मेरा मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, हम खरीद लिए जेठालाल से। तुम लोग आया, हम बोले क्या चाहिए? बोला भैया हमको चाहिए फ्रिज। हम बोले जाओ कल डिलीवर कर, कल परसों में डिलीवर कर। तुम सो रहा था, रात में 3 बजे फोन कर, रात में 3 बजे फोन कर रहे हैं हम कि बाबू नीचे आओ, तेरा फ्रिज लेकर आ। क्या ये रीजनेबल टाइम है फ्रिज डिलीवर करने का? नहीं। तुम लोग चाहे तो तुम लोग मना कर सकता है, ये ऑफर टू परफॉर्मेंस में नहीं आएगा। कल को मेरे पे तुम लोग केस करेगा कि भैया फ्रिज नहीं दिए, हम कोर्ट में बोलेंगे जज साहब रात में 3 बजे गए, सोचिए रात में 3 बजे उठ के गए, उसको फ्रिज दे। जज साहब क्या बोलेंगे? यू शुड हैव गॉन विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक वाजिब टाइम में। वाजिब टाइम क्या होता है? ये होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब अभी फॉर एग्जांपल हर जगह ना वाजिब टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। मानो तुम लोग जो है अगर सिंपल वर्ड में बताएं एक एग्जांपल में, तो ट्यूशन, स्कूल, ये सब का वाजिब टाइम दिन में होता है, मैक्सिमम शाम में 7 बजे तक। तो वहां पे रीजनेबल टाइम क्या है भैया? सुबह 6 से लेकर रात में 9 बजे तक रखिए, समझ में आता है। और रात में 7 बजे तक रखिए अगर ऑफलाइन रख ले, वो रीजनेबल टाइम ट्यूशंस को लेकर। बट एट द सेम टाइम आईपीएल का अगर बात करें तो आईपीएल का रीजनेबल टाइम क्या है भैया? शाम में 8 से 10। आईपीएल से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम लोग तो 8 से 10 है। तो हर जगह का रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। ये पूरा चीज को तुम लोग अभी कॉपी डाउन करो। ये टाइम का बात होती है, याद तो टाइम बताया है नहीं, अगर बताया है तो जितना बजे बोला है उतना बजे। मानो दिन बता दिया, टाइम नहीं बताया, तो यूजुअल बिजनेस आवर 9 से 6 के बीच में कभी भी कर। भैया कोई टाइम नहीं बताया तो विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल मतलब वाजिब होना चाहिए, ये नहीं रात में 2-3 बजे जाके। पूरा कॉपी करो। तुम लोग सब कॉपी करना चाहिए, ठीक है। क्लास खुलेगा, कॉपी देखेंगे, अगर नहीं मिला ना आज का नोट्स, जिस बच्चा का नोट्स नहीं मिलेगा उसको मुर्गा बना देंगे। नहीं ध्यानवीर, देखो अभी तुम लोग जो जिस लेवल पे है, ध्यानवीर का सवाल है कि स्टैंडर्ड बिजनेस आवर भी स्पेसिफाइड होता है क्या बिजनेस टाइप्स? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तुम लोग से इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉर्मली बिजनेस आवर जो है वो 9 से 6 समझ के चलो। तुम लोग टाइम कभी मत लिखना एग्जाम में कि द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन नॉर्मल बिजनेस आवर 9 to 6, ये गलती मत करना। खाली लिखना है नॉर्मल बिजनेस आवर, टाइम लिखने का जरूरत नहीं, ठीक। अब आते हैं हम लोग, भैया टाइम का तो बात हो गई,
मानिए हम आपसे फ्रिज लिए हैं, एक तो है हम बता दिए कि भैया परसों तक डिलीवरी चाहिए, तो आप परसों तक में अगर हमको टाइम बोले 5 बजे आके डिलीवर करने तो उस टाइम पे आ जाइएगा। टाइम नहीं बोले तो 9 से 6 के बीच में कभी भी आके कर सकते हैं, हम बाउंड है लेने की। लॉ बोल दिया कि बिजनेस आवर में आया है तो लेना पड़ेगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस गिनाएगा, टेंडर टू परफॉर्मेंस गिनाएगा, ऑफर टू परफॉर्म गिनाएगा। याद है पिछला क्लास में सिखाया कि यार ऑफरर तो कोशिश किया काम करने की। दूसरा भैया फ्रिज मंगाए लेकिन टाइम बताना भूल गए, तो आप कोई भी रीजनेबल टाइम में भेज दीजिए। रीजनेबल टाइम क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब बात करते हैं प्लेस। एक हाँ प्लेस सेम कहानी हो सकता है कि कहाँ डिलीवर करना है स्पेसिफाइड। ठीक, जनरली क्या होता है डिलीवरी कहाँ करना है ये कौन बताएगा? तुम लोग सोच के बताओ तो किसका ड्यूटी होता होगा स्टार्टिंग? प्राइमरी। अगर बात करें प्राइमरी ड्यूटी प्रोमिसर का या प्रोमिसी? प्रॉमिसर का। भैया प्राइमरी तो जो प्रोमिसर है वो बताएगा। आप हम लोग से कॉन्ट्रैक्ट किए, आप ऑफर किए कि आओ पढ़ो, तो तुम लोग हमको बताएगा कि हम कहाँ पढ़ाएंगे, कि हम बताएंगे रश्मि स्टडी सर्कल में। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर। सबसे पहले भैया आप बताइए कहाँ है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। तुम फ्लिपकार्ट से माल मंगाया है, ठीक है, तो तुम फ्लिपकार्ट को क्या बोलेगा? तुम ना बताएगा कहाँ आना है, फ्लिपकार्ट थोड़ी बोलेगा तुम आप यहाँ के ले लीजिएगा। बट नॉर्मली इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, इनफैक्ट प्रोमिसर ऐसा नहीं कि हमेशा डिसाइड करेगा, समझो बात। ऐसा नहीं है कि प्रोमिसर हमेशा डिसाइड करेगा। हो सकता है प्रोमिसर विल आस्क द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। फ्लिपकार्ट पूछता है ना कहाँ लाके देना है, प्रोमिसर है फ्लिपकार्ट, बेच रहा है तुमको सामान, ऑफर है, पूछा ना कहाँ लाके देना है। ऐसे ही हम तुम लोग को पढ़ा रहे तो हम पूछे ना कि जूम से ज्यादा बेटर है या ऑफलाइन, तो सब कोई बोल रहा है कि भैया ऑफलाइन बेटर है तो ऑफलाइन कर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू आस्क। जरूरी नहीं है प्रोमिसर फिक्स करे, प्रोमिसर आस्क भी कर सकता है। सेकेंडरी ड्यूटी यानी कि इफ प्रोमिसर फेल्स, प्रोमिसर नहीं बता पाया कि कहाँ करना है, देन ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर। तब प्रोमिसी को आगे आके बोलना होगा कि भैया कहाँ पढ़ाना है ये तो आप बताएंगे, चलिए हम फिक्स कर देते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू फिक्स द प्लेस। तुम लोग मेरे से फ्रिज खरीदा, हम बोलना ही पूछना ही भूल गए कि कहाँ डिलीवर करना है, तो फिर तब तेरा जिम्मेदारी आता है कि तुम बताओ हमको आगे से आके कि डिलीवरी कहाँ देना है। ठीक है, कॉपी कर लो। देखो 4 सेक्शन है ना, 46 47। ये है सेक्शन 47, ये है सेक्शन 48, ये है सेक्शन छोड़ दो, इतना डीप में सेक्शन याद करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 47 जो यूजुअल बिजनेस आ रहे हैं वो तुम लोग याद रखना, वो जरूरी है। सेक्शन 47 और 48 याद रखना, सॉरी 46, ये दो सेक्शन जरूरी है। ठीक है, सर 46 कहाँ लिखे हैं? 46 ये रहा बगल वाला, रीजनेबल टाइम, वाजिब टाइम 46 है। और सर प्राइमरी ड्यूटी 48 है सेक्शन? नहीं वैसे कुछ नहीं है, उसमें भी आगे डिवीजन है और भी छोटा छोटा डिवीजन है, इसलिए हम थोड़ा आराम से देखो। 46 है टाइम को लेके, जो बताता है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए। 47 है कि अगर टाइम नहीं बताया है, आर इज नॉट मेंशन्ड, तो यूजुअल बिजनेस आर में होना चाहिए। और 49 है फिर प्लेस। 48 जो है वो बोलता है कि प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम में होना चाहिए विद इन यूजुअल बिजनेस। ठीक है, 46 क्या रीजनेबल, 47 क्या यूजुअल बिजनेस। ठीक है,
49 क्या कि अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रोमिसर का पहला ड्यूटी है, प्रोमिसर नहीं किया तब प्रोमिस ही करेगा। और 48 क्या है भैया, प्रॉपर प्लेस और टाइम होना चाहिए। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना। बहुत बार क्या होता है, बच्चा लोग जो होता है वो ऑब्सेस्ड होता है सेक्शन को याद करने से, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है, ठीक है। आई एम वन ऑफ, मेरे को भी ये प्रॉब्लम है। अभी जैसे हम भी अपने टाइम पे ऑब्सेस्ड थे कि मेरे को यार याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ वैसा का वैसा, मत जाना इसमें, मत फंसना। जो सेक्शन हम बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद करना ही है। बाकी हम तुम लोगों को ट्रिक बताए ना, सेक्शन 2 का ए कॉपी का लास्ट में ऑफर बताया है, सेक्शन 2 का बी एक्सेप्टेंस बताया नहीं, प्रपोजल में एक्सेप्ट प्रॉमिस बताया है, ठीक है। ऐसे करके 2 का सी, 2 का डी, 2 का ई, फिर आएंगे सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, 15, सब लिख लो, सब लिख लो, लिखने में थोड़ी पैसा लगता है। और फिर तुमको जैसा लगे, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन बना रहा है कि ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करते रहे रेड से, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर। उसके बाद तुम्हारा हैबिट होना चाहिए डेली जो जो स्टार मार्क किया हुआ है उसको रीड कर, बस रीड करना ना भाई, तुम लोग याद नहीं करना है, रीड करना है डेली, देखना इसका असर मैजिकल होता है, सारा सेक्शन भूल जाता है दिमाग। अगर तुम लोग अभी से स्टार्ट कर लेगा ना, तुम लोग को कोई नहीं रोक सकता है लॉ में अच्छा मार्क्स लाने से, ठीक है। ओके, चलो सो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। आज हम जो कुछ भी पढ़ाएं, जितना भी सेक्शन तुम लोग की किताब में है, तुम लोग को हम ये नोट दे के रखे हैं। तुम लोग को जिसके पास किताब आया गुड, जिसके पास नहीं आया बताएं ऑनलाइन कैसे डाउनलोड होता है, ठीक है। तुम लोग को ये पढ़ना है, इससे कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप करना, अगर कॉल करके समझाने लायक होगा हम कॉल करके समझाएंगे, अगर रिकॉर्डिंग करके अगर हम भेज सके वॉइस मेल, क्लास के लिए थैंक यू भैया। थैंक यू सर।